एंड वेलकम बैक टू कोड टू सर्व अकेडमी गाइस। देखो, अगर आपको याद हो तो क्लास 8 के आखिरी लेक्चर में वी वर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, राइट। और क्या बताया था मैंने कि क्या है ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इज बेसिकली अ चैप्टर जहां पर हम लोग ना वो केमिस्ट्री का ABCD सीखते हैं। लाइक क्या लैंग्वेज, क्या रिप्रेजेंटेशन मुझे पता होनी चाहिए, कैसे एक एलिमेंट का फॉर्मूला या सिंबल होता है, कैसे एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला या सिंबल होता है, और इन सारे चीजों का सिग्निफिकेंस हमने जो है वो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर के लास्ट स्लाइड में समझा था। करेक्ट। नाउ फॉर टुडेज लेक्चर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, अगर आपकी यादें ताजा कराऊं तो मैंने आपको बताया था कि ये कुछ आयंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बारे में मैंने आपको बताया क्या था एग्जैक्टली मैंने ये बताया था कि देयर आर सम एटम्स जिनको की इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं उन एटम्स में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम लोग उसे कहते हैं पॉजिटिव आयंस, या फिर बताओ एक ऑल्टरनेट नेम बताओ तो, या तो हम लोग इसे कहते हैं पॉजिटिव आयन, या फिर हम लोग इसी को कहते हैं बच्चों कैटायन। अब कैटायन के लिए याद रखने वाली बात क्या, कैटायन में जो टी आ रहा है बच्चों, ये इसका क्या रिजेम्बलेंस प्लस से है। जी हाँ, बिल्कुल प्लस से रिजेम्बलेंस हो रहा है। तो मैं याद रख सकता हूँ कैटायंस आर जनरली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। हाउ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस फॉर्म्ड बच्चों, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस फॉर्म होता है जस्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, याद आ रही है बातें, ठीक है। एंड जस्ट उसके अपोजिट हमें देखने को मिलता है सम नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, और इन नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम लोग नाम क्या देते हैं, इसे हम लोग ऑल्टरनेट नाम देते हैं एनायंस। अब अगर मैंने कह दिया कि कैटायन, लेट मी जस्ट मेक इट वाइट, मुझे लग रहा है कि ये विजिबल नहीं होगा, चलो देखो। हाँ जी, तो नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं हम लोग, नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस, ठीक है। अब एक कैटायन एक एनायन, जिसमें मैंने बता दिया कि कैटायन कैसे याद रहने वाला है, टी का रिजेम्बलेंस प्लस के साथ, तो बचा हुआ दूसरा तो भाई नेगेटिव आयन ही हुआ, यानी कि एनायन इज फॉर नेगेटिव आयंस। अब ये नेगेटिव आयंस कैसे फॉर्म होता है, जस्ट अपोजिट बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव आयंस। ये लोग जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, दैट इज वाई इनमें क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। समझ रहे हो ना भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या नॉर्मल एटम में बराबर होता है, ठीक है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन ले ले तो नेगेटिव चार्जेस एग्जिट कर जाता है पॉजिटिव चार्ज को, जिसके वजह से ओवरऑल चार्ज नेगेटिव। और अगर कोई अपना यूजुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो वैसे केस में क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही ज्यादा होता है। एंड जितने नंबर्स से प्रोटॉन एक्सीड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, हम लोग देखते हैं उतना यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ आ रही बात, मैंने ये भी आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया होगा कि ये पॉजिटिव क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव डिनोट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव या तो नंबर्स में अलग हो सकता है, लाइक देखो कभी इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है Mg2+, मीनिंग इसके पास दो पॉजिटिव चार्जेस है। जरूरी नहीं है हर बार मैं ऐसे लिखूं, मेरी मर्जी, मैं अगर चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, Mg के आगे मैं प्लस की 2 बार ड्रॉ कर दूंगा, इससे पता चल जाएगा कि इस मैग्नीशियम का चार्ज जो है वो 2 है। कैटायन एनायन समझ आ रहा। अब बेसिकली कैटायन एनायंस तो भाई केमिस्ट्री में बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको मैंने यही लिस्ट जो है वो आपके सामने क्यों रखी मैंने, इसके पीछे का रीजन है। क्या रीजन है, ये वो सारे जनरल कैटायंस और एनायंस हैं जो आपको एटलीस्ट क्लास 10th तक पता होना चाहिए, ताकि आप जनरल रिएक्शन समझ सको, जनरल रिएक्शन करवा सको। और अभी जो हम लोग आगे समझने वाले हैं कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि कैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखते हैं। लाइक मैं अगर एक सिचुएशन रखूं आपके पास, अभी मैं कहूं कि भाई मैं बात कर रहा हूं सोडियम क्लोराइड की, वेट अ मिनट, मैं बात कर रहा हूं सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। तो जब मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूं तो चलो सोडियम क्लोराइड का स्पेलिंग लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं फॉर्मूला की बात कहूं तो आप बच्चे कहोगे कि सर हमें तो पता है NaCl होता है। वेरी गुड, आपको पता है, लेकिन ये NaCl ही क्यों होता है, Na2Cl3 क्यों नहीं, या कोई भी दूसरा रैंडम नंबर क्यों नहीं, ये NaCl ही क्यों सही है, इसके पीछे का रीजन समझो। अगर मैं ये फॉर्मूला लिखना, अगर मैं ये फॉर्मूला ही नहीं लिख पाऊंगा तो इन्हीं फॉर्मूला से इक्वेशन फ्रेम होता है। करेक्ट, तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, इसीलिए
आज का हमारा पहला ड्यूटी तो है कि हम लोग इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को लिखते कैसे हैं भाई वो समझे, चाहे लेक्चर लंबा भी खिंच जाए मैं समझा कर रहूंगा, इसीलिए जो लोग भी लाइव में अभी अगर कोई जुड़ रहे भाई लास्ट तक बने रहो, समझ में आ जाने वाला है आपको, ठीक है, कि कैसे हम लोग कैसे हम लोग एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। इससे पहले एक बार और ये रिकैप कर लो भाई, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स, जहां पे एक ही तरह का एटम्स दिखता है एक मॉलिक्यूल में, उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स कह देते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कह देते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जैसे H2O2 P4 S8, या फिर आप इसमें N2 कह सकते हो, Cl2 कह सकते हो, I2 कह सकते हो। इन सभी में क्या सिमिलैरिटी है कि ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल जो है वो बना कैसे है भाई, एक ही तरह के एटम से मल्टीपल टाइम्स ज्वाइन होकर ये पूरा मॉलिक्यूल बना है। दैट इज व्हाई इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स। और इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्यों कहते हैं भाई वो भी समझ में आ गया। अब ये बात तो वो रही जो हम लोग कर चुके थे, ये बात नई बात नहीं है ये। आओ नई बात से शुरुआत करते हैं। तो जैसे किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है भाई, वैसे ही हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स का देखने को मिलता है। जैसे आपने सुना होगा, यहाँ तो HCl का एग्जाम्पल है, इस पे भी मैं आऊंगा, लेकिन आपने सुना होगा H2O, HNO3, H2O एंड HNO3, इसके अलावा H2SO4, इस तरीके का जो सारा फॉर्मूलाज है, इसमें आप देखो कि आपको एक से ज्यादा तरीके का एटम एक ही कॉमन मॉलिक्यूल में नजर आ रहा है। समझ आ रही बात? इसमें पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना है। दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूँ कि ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। और इन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला है, पहले ये देख लो कि इनमें क्या क्या खास बातें हैं, ठीक है। उसके बाद अभी लिखने का तरीका जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है भाई। क्या चीज है वो अगर पता चल जाए तो उसको कैसे बनाते हैं जानना आसान हो जाता है। आओ पहले देखो ये है क्या, यानी क्या खास बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी मॉलिक्यूल किस किस एटम से मिलकर बना है ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करता है। एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो शोज कि कौन कौन से रेशियो से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ये जो फिक्स्ड रेशियो है जो किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एटम्स का होना चाहिए, ये उस रेशियो को भी दर्शाता है। लाइक यहाँ इतना सारा एग्जांपल है, चलो HCl से अब स्टार्ट करो। HCl, इसको देख के क्या पता चल रहा है कि एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम जो है वो क्लोरीन का है। वैसे केस में मैं कह सकता हूं कि यहाँ H और Cl का नंबर्स के हिसाब से रेशियो 1:1 है। क्या मुझे ये इंफॉर्मेशन ये फॉर्मूला देखकर पता चला? जी हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मूला देखकर पता चला। चलो इधर देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी है। क्या मैं कह सकता हूँ कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। सेम एज इट इज, क्या यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के एटम्स ने मिलकर, यानी कि रेशियो कहूँ तो 1:1:3 का बाई नंबर रेशियो है। यहाँ रेशियो कहूँ तो 2:1 का रेशियो है। यहाँ मैं देखूँ तो H है, S है, O है, और रेशियो H के लिए 2, S के लिए 1 और O के लिए 4। तो अभी आपको ये पता चला कि मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है भाई, उसका इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीजें पता चलती है, क्या उससे हम लोग देख सकते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, ये भी कौन सा एलिमेंट या कौन सा एटम किसी मॉलिक्यूल में कितना है या कितना नहीं है, ये कहाँ मेंशन करते हैं भाई हम लोग मेंशन करते हैं इसको सबस्क्रिप्ट में। लाइक देखो यहाँ पर मैंने इतना सारा फॉर्मूला लिखा, तो इसमें आपने देखा होगा H2O में मैंने H लिखा, O लिखा और 2 को यहाँ नीचे लिखा। ये नीचे लिखने का रीजन क्या है कि मुझे इस 2 को सबस्क्रिप्ट में ही दिखाना है, इसीलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। ये सबस्क्रिप्ट में दिखा हुआ नंबर क्या बता रहा है कि इसके जस्ट एडजेसेंट वाला, यानी कि इसके जस्ट जो लेफ्ट में लिखा हुआ एलिमेंट है उसकी संख्या कितनी है किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। इज इट क्लियर? चलो वेरी गुड, यहां तक तो आसान था। और याद रखना, इन सारे चीजों को करने के बाद सपोज करो मैं कहता हूं H4O2, तो देखो भाई इसमें एक बहुत फंडामेंटल मिस्टेक है। अगर मैं कहीं कहता हूं H4O2 तो इसमें बहुत फंडामेंटल मिस्टेक है। क्या फंडामेंटल मिस्टेक है? देखो H4 और O2 यानी कि 4 और 2, क्या 4:2 एक सिंपलेस्ट रेशियो है या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दिख रहा है? ये
नहीं, कैसे सिंपलेस्ट है? अभी मैं चाहूं तो ये 4 और 2 को 2 के टेबल से कट कर सकता हूं और सिंपलेस्ट रेशियो जो मुझे मिलेगा दैट विल बी 2:1। इसीलिए जो करेक्ट फॉर्मूला होगा वाटर का वो H4O2 नहीं होगा। फंडामेंटली तो ये सही है, अगर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो आप कहोगे कि 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, तो H4O2 सही तो है, लेकिन फंडामेंटली जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे H2O, क्योंकि ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। इज दैट क्लियर? और ये सारा नंबर्स कहाँ मेंशन रहेगा? ये सारा नंबर मेंशन रहेगा सबस्क्रिप्ट में। चलो ठीक है, अब देख ले भाई कि फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। देखो फॉर्मूला लिखने वाला जो मेथड है भाई, अभी तक हमने जितना लंबा स्टोरी समझा ना उससे भी काफी शॉर्ट है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। अब देखो बच्चों, पहली बात, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये मेथड पता चल गया तो सारा फॉर्मूला आप बना लोगे, अनलेस एंड अनटिल कि आप ये चार्ट याद कर लो। कहने का मतलब अभी जो मैं मेथड बताने वाला हूं वो हाईली डिपेंडेंट है किस पे? वो हाईली डिपेंडेंट है इस चार्ट में। इस चार्ट को याद कैसे करते हैं सर? आपको ऐसे याद नहीं करना है H प्लस Li प्लस, आपको मैंने वैलेंसी निकालना सिखाया है। जिस भी एटम का जो वैलेंसी होता है बाबू, वही वैलेंसी उस पे लगने वाला चार्ज होता है। कोई प्रॉब्लम? अब अगर वो वैलेंसी लेने का है तो चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा, वो वैलेंसी देने का है तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात? वैलेंसी निकालना आता है, यानी ये सारी चीजें तो ऑलरेडी क्लियर है। देखो ये सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर है ऊपर वाली, ठीक है? कहां से कहां तक क्लियर है ऑलरेडी? आप ऐसा मान लो कि वैलेंसी निकालना तो जितना भी एटॉमिक दिख रहा है, देखो जिसमें मैं ये ऑरेंज डॉट लगा रहा हूँ, ये बस वैलेंसी निकालना आता है, तो ये सारी चीजें तो आपके लिए क्लियर है कि इनका वैलेंसी क्या होगा। अलग से आप ये जो पॉली एटॉमिक आयंस है, इन्हें हम क्या कहते हैं? जिसमें मैं एरो लगा रहा हूँ बच्चों, इसे हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। इन पॉली एटॉमिक आयंस का भी वैलेंसी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो आप अगर देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अब वहां पे H के आगे 2 क्यों आया? ये इसी बात से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि SO4 का वैलेंसी क्या है। ठीक, अब SO4 में तो सल्फर यानी S भी है, O यानी कि ऑक्सीजन भी है, तो इसका ये कंबाइंड वैलेंसी देखने को मिल रहा है जो इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। तो अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम उस पर चार्ज आ जाए तो मैं कहूंगा ये पॉली एटॉमिक आयन है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और पॉली एटॉमिक आयंस का भी वैलेंसी पता होना चाहिए, ठीक है? इसका तो पता होना चाहिए, याद कर लो, बहुत सिंपल है। कितना है? 2 और इधर 5, 7। 7 का याद रहेगा, बहुत इनफ है, ठीक है? और कुछ कुछ का तो आपको ऐसे याद हो जाएगा भाई, ठीक है? एसिड्स का फॉर्मूला अगर याद रह गया, बेसिस का फॉर्मूला याद रह गया, सॉल्ट्स का फॉर्मूला याद है, तो अगर आप केमिस्ट्री समझना सीख गए तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपको तो भाई ये देखना है कि किसी भी फॉर्मूला में उसका प्लेसमेंट कैसा है, वहीं से मैं वैलेंसी शॉर्टकट से निकाल लूंगा, ठीक है? उस पे आएंगे हम लोग बाद में। अभी फिलहाल ये सारी चीजें अगर याद हो गई, कर लेना जब भी टाइम मिले। ये सारी चीजें अगर याद हो गई तो हम लोग आ सकते हैं कि कैसे लिखते हैं भाई, क्या है ये क्रिस क्रॉस वैलेंसीज वाला मेथड। तो देखो इसमें ना मैं आपको एक ऐसा मेथड बताता हूँ कि मैं कोई भी फॉर्मूला का, कोई भी कंपाउंड का मैं नाम बोलूंगा, ठीक है? और मैं दिखाऊंगा कि उस कंपाउंड का फिर मैं फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ सिर्फ नाम सुन के, ठीक है? चलो भाई, अब जैसे एग्जांपल के लिए, अभी मैं ये नीचे वाले एग्जांपल्स में भी आऊंगा, आओ जरा पहले सिंपल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मान लो हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है? मैं बार बार वो पीछे वाले चार्ट पे रेफर करूंगा ताकि आप ये सीख जाओ कि उस चार्ट का यूज कैसे करते हैं, ठीक? ऐसे तो मुझे वैलेंसीज याद है, मैं डायरेक्ट लिख लिख करके निकाल दूंगा, लेकिन आप एक बार एक दो एग्जांपल्स में वो चार्ट से देख देख कर आपको कराता हूँ, ठीक है? चलो अभी मान लो पहला एग्जांपल था मेरा, किसी ने मुझे कह दिया भैया हाइड्रोजन क्लोराइड, इस हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या करो? फॉर्मूला बताओ। तो हाइड्रोजन क्लोराइड नाम सुन के क्या पता चला? हाइड्रोजन क्लोराइड नाम सुन के पहले मुझे ये पता चला कि इसमें तो भैया H होगा और क्लोराइड के लिए Cl होगा, यानी एक तरफ H एक तरफ Cl, इतना तो मुझे पता चल गया। अब इसके बाद सिर्फ मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है। अब हाइड्रोजन का वैलेंसी तो सबको याद होता है, कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना देखने को मिला मुझे यहाँ? 1 देखने को मिला, ठीक है? और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? तो अब आप कहोगे सर क्लोरीन का वैलेंसी मुझे याद है, और जिन बच्चों ने कहा कि नहीं याद है उनके लिए बड़ा सिंपल है। देखो क्लोरीन का वैलेंसी में तो निकाल सकता हूँ, एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8 10 हो गया, लास्ट ऑर्बिट में 7 बचा, लेकिन होना तो 8 चाहिए था। 7 डोनेट नहीं करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। स्टोरी याद आ रही है बात, ठीक है? हमने ऑलरेडी किसी ना किसी लेक्चर में इसके बारे में बात किया होगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन करेगा, तो इसका भी वैलेंसी कितना होगा बच्चों? 1 होगा। यानी कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ H का भी वैलेंसी 1 है, Cl का भी वैलेंसी 1 है। अब देखो इस मेथड को क्रिस क्रॉस मेथड क्यों कहते हैं? ये वाला 1 चला जाएगा, यानी यहाँ जो नंबर होगा ये मैं H के साथ सबस्क्रिप्ट में लिखूंगा, ठीक है?
और इसके आगे जो नंबर होगा इसको मैं Cl के साथ सबस्क्रिप्ट में लिखूंगा। अब देखो दोनों नंबर 1 1 है, याद रखो मैथ्स में भी ये चीज अप्लाइड है और इधर भी, यानी बहुत जगहों पे अगर 1 मल्टीप्लाई करना होता है तो मैं 1 लिखूं या नहीं लिखूं, इनविजिबली तो सारे चीजों के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, करेक्ट। तो इसीलिए ये ऐसे तो बनना चाहिए, क्या रिजल्ट मेरा आना चाहिए यहाँ पर फॉर्मूला का H1Cl1, लेकिन समझो दोनों जगह 1 1 है जिसे मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको सिंपली क्या बोलूंगा, H1Cl1 नहीं, मैं इसको कहूंगा HCl। समझ में आई बात। ये एक फॉर्मूला कैसे बना, अंडरस्टूड। मुझे सिर्फ क्या पता था, वैलेंसी पता था, मैंने फॉर्मूला बना लिया। ठीक, एक और फॉर्मूला देखते हैं, चलो पेज ऐड करता हूँ। चलो एक और फॉर्मूला देखते हैं, पेज ऐड कर दिया मैंने। चलो एक और फॉर्मूला, सपोज करो किसी ने आपको कहा कि आप ना सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला किसी ने आपसे पूछ लिया, तो अब आपको नाम सुनकर पहले पता करना है क्या क्या है इसमें। अब सोडियम का मतलब मुझे पता है Na होता है, ठीक है, और कार्बोनेट का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, CO3 होता है। बोलोगे सर मुझे कैसे पता होगा, तो अभी जस्ट हमने इससे पहले जो चार्ट देखा था उस चार्ट में सेम टू सेम यही सारी चीजें मेंशन थी, ठीक है। तो कार्बोनेट सुनते ही क्या याद आ जाना चाहिए, कार्बोनेट सुनते ही याद आ जाना चाहिए CO3। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्बोनेट तो CO3 है, सोडियम Na है। अब मुझे क्या करना है, Na का वैलेंसी 1, ठीक है, वहां पर एक प्लस बना हुआ दिखेगा चार्ट में, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर अब Na और CO3 को हम लोग ऐसे देखो 2 होता है, कितना होता है बच्चों, CO3 के लिए हम लोग लिखते हैं 2। आप एक बार चार्ट से वेरीफाई करोगे तो देखो सेम चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखो CO3 यानी कार्बोनेट के लिए देखो 2 प्लस लगा हुआ है, यहाँ 2 माइनस लगा हुआ है, यानी इसका वैलेंसी हम लोग 2 ले लेंगे, ठीक है। और हमारे पास सोडियम, सोडियम के लिए देखो भाई सोडियम 1 है, हमने ऑलरेडी लेकर रखा हुआ है 1, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्रिस क्रॉस, क्या करना है, क्रिस क्रॉस, ये 2 कहाँ जाएगा Na के पास, ये 1 कहाँ जाएगा CO3 के पास। अब 1 जा रहा है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 को हम लोग अलग से शो नहीं करते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला Na के साथ सबस्क्रिप्ट में 2, क्योंकि ये 2 यहाँ चला गया, और CO3 के साथ, ऐसे तो कायदे से सबस्क्रिप्ट में CO3 के बाद 1 आना चाहिए, लेकिन 1 लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब मान लो कि यहाँ पर 1 नहीं, किसी कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां पर यहाँ 1 के जगह कुछ और है, तो वैसे केस में उस नंबर को मैं CO3 के बाद कैसे लिखूंगा वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो मान लो अब की बार किसी ने कहा आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर दे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर मत दिखाओ, ये ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। कहने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिख कर दिखाओ या बना कर दिखाओ। तो सल्फ्यूरिक एसिड, पहली बात तो ये सल्फ्यूरिक एसिड नाम धोखा है भाई। नाम धोखा कैसे है, सल्फ्यूरिक एसिड नाम से मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये किससे किससे मिलकर बना है, और मैंने अभी कहा कि नाम पढ़कर पता चल जाएगा किससे किससे मिलकर बना है। ऐसे तो एसिड्स का फॉर्मूला हमें याद होता है, लेकिन देखो आपके पते के लिए बात बता दूं, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक कॉमन नेम है जो हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसी का अगर आप एग्जैक्ट केमिकल नेम देखोगे तो हम लोग इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसे तो आपको पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, लेकिन अभी उस पे नहीं आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान से समझो, हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं बच्चा, ठीक। अब हाइड्रोजन बोले तो H, ठीक है, सल्फेट बोले तो अब वापस से उस वाले चार्ट को, टेबल को आप अगर रेफर लोगे तो आपको दिखेगा सल्फेट मतलब होता है SO4, ठीक है। सल्फेट का मतलब SO4, हाइड्रोजन का मतलब H। अब वैलेंसीज नोट करेंगे इसके नीचे, ये बताओ हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी यूनिवर्सल 1, और सल्फेट के लिए वैलेंसी आप चार्ट में देखोगे तो आपको 2 शो होगा, क्या शो होगा, 2 शो होगा, ठीक। अब ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये तो सेम ही हो गया हमारे पास, H के साथ 2 और SO4, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। यहाँ तक भी ये सेम पैटर्न था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक पैटर्न चेंज करते हैं, और अब की बार वो वाला क्वेश्चन देखते हैं जहां पर अब इसमें भी मुझे कोई नंबर लगाना पड़े, तो तब मैं कैसे लगाऊंगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। चलो एल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जाम्पल लेते हैं, अब की बार तो नाम पढ़कर पता चल रहा है, एल्यू एल्यूमिनियम सल्फेट। चलो देखो भाई एल्यूमिनियम सल्फेट बोले तो
एल्यूमिनियम के लिए हम लोग Al लिखते हैं, सल्फेट के लिए अभी मैंने बताया हम लोग SO4 लिखते हैं, करेक्ट। अब एक बात बताओ, Al हो गया, SO4 हो गया, Al का वैलेंसी आप उधर देखोगे बच्चों, Al ऐसे वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, लेकिन सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हुए 3 शो करता है, ठीक है। ऐसे आप 3 याद रख लेना। तो Al हो गया आपके पास यहाँ पर 3, इधर में आपके पास SO4 के लिए हम लोग ले लिए 2, क्योंकि ये इसका वैलेंसी, ये इसका वैलेंसी, क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये 2 जाएगा Al के पास, और ये 3 हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे SO4 के साथ। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ तक तो क्लियर है हमारे पास कि हमें रिजल्ट में मिलने वाला है Al2, ठीक है। अब SO4 था तो हम लोग SO4 लिखेंगे, और ये बताओ ये 3 किसके लिए है, ये 3 क्या S के लिए है, क्या ये S के लिए है सिर्फ, नहीं। क्या ये O के लिए है सिर्फ, या O4 के लिए है सिर्फ, नहीं। ये 3 तो SO4 सभी के लिए है। तो एक बात बताओ, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी एक नंबर को मुझे सबसे मल्टीप्लाई करना होता है तो जिससे जिससे मल्टीप्लाई करना होता है मैं उसको ब्रैकेट में डाल के बाहर में मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, करेक्ट। तो अगर ये 3 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो अब मैं इसको कैसे लिख दूंगा, SO4 के ऊपर ऐसे ब्रैकेट डालूंगा और ये 3 में लिख दूंगा। नाउ अब मैं कह सकता हूँ कि ये 3 जो है ये पूरा SO4 के लिए है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो भाई हम लोग तो फॉर्मूला लिखना सीख गए। अब मैं आपको नाम बोलूंगा, आपको फॉर्मूला लिखना आ गया है। जब अगर आपको ये चार्ट याद हो गया है तो, या आपको वैलेंसीज मालूम है तो, या वैलेंसी निकालना आता है तो तभी कर पाओगे। हालांकि तरीका आपको पता चल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो भाई तरीका पता चल गया। अब कुछ एग्जांपल्स जो हमारे पास पहले से था आओ उन्हें देख ले। एल्यूमिनियम सल्फेट, देखो बच्चों मजाक मजाक में मैंने आगे आपको बता दिया था ये, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट जो है ये हो गया। इसके नीचे वाला एग्जांपल जरा ये देख लो, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो भाई बाइकार्बोनेट वर्ड कहीं सुनोगे ना तो सुनना बाइकार्बोनेट, लेकिन समझना क्या, समझना हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या समझना, सुनना है बाइकार्बोनेट, समझना है हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी HCO3, और इसका वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी होगा 1, ठीक है। सुना हमने बाइकार्बोनेट, लिखा हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वैसे में फॉर्मूला देखो, सोडियम के लिए Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए HCO3। देखो सोडियम के ऊपर एक प्लस है यानी इसका वैलेंसी 1 है, HCO3 के ऊपर एक माइनस है यानी इसका भी वैलेंसी 1 है। नाउ अगर हम लोग एक क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करें यहाँ तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा NaHCO3, क्योंकि दोनों में से किसी में हम लोग नंबर नहीं लगाना पड़ेगा हमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो रही बात, चलो बहुत अच्छा, यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बात करें, आगे बात करें तो सर फॉर्मूला लिखना हमें आ गया। देखो कुछ कॉमन फॉर्मूलाज यहाँ दिख भी रहा है, और आई थिंक अब अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया है तो अब आप फॉर्मूला देख के वैलेंसी पकड़ लोगे भाई। देखो इस पे ही अप्लाई नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देखो कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है, ऑक्सीजन का जो है वो 2 होता है, जिसके कारण यहाँ 4 आना था, यहाँ 2 आना था। ये दोनों कटा तो यहाँ 1 और यहाँ 2 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, ठीक है। ये वाला केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इस पे इसको अप्लाई नहीं करना, लेकिन फॉर ज्यादातर केसेस खास करके जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है वहां तो भाई आप देखो और आपको ऐसी वैलेंसी पकड़ में आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, हाइड्रोजन पे 2 लगा हुआ है यानी कि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ऐसा ऐसा और ट्रिक समझ में आने लगेगा आपको, जब धीरे धीरे करके आप पढ़ोगे केमिस्ट्री, मन लगने लगेगा और चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। फिलहाल के लिए ये कुछ कॉमन फॉर्मूलाज है, इससे ज्यादा ही फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो आप ट्राई करना ये फाइंड आउट करने की कि क्या पॉसिबल रीजंस है जिसके वजह से इनका यही फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर इन्हीं फॉर्मूलाज को क्रिस क्रॉस में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करना, ठीक है। चलो जरा आगे बढ़े। तो अब बात आती है हमारे बीच में केमिकल इक्वेशंस की, ठीक है। आज हम लोग ये समझ लेंगे बेसिकली कि भाई केमिकल इक्वेशन है क्या, ठीक है। चलो अब केमिकल फार्मूला तो हमने लिखना सीख लिया, लेकिन केमिकल फार्मूला हमने लिखना सीखा क्यों, ये समझो। केमिकल फार्मूला को हमने लिखना इसलिए सीखा क्योंकि जब हम लोग रिएक्शंस देखते हैं डेली लाइफ में, या तो लैब में रिएक्शंस कराते हैं, तो हम लोग यूजुअली तो या तो एक एलिमेंट को या तो एक कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं। अब इन्हीं रिएक्शंस को तो लिखने की जरूरत पड़ती है हमें केमिस्ट्री में। अब ये जब आप केमिस्ट्री में लिखोगे इन सारी चीजों को तो क्या पूरा नाम लिखोगे, स्टार्टिंग में हमने बात की थी, नहीं, इसी में तो शॉर्टकट दिखाना है हमें, यानी कि पूरा कंपाउंड का नाम के जगह मैं वहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेंशन कर दूंगा, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेंशन कर दूंगा। अब ये जो पूरा स्टेटमेंट होगा, ये जो पूरा स्टेटमेंट होगा जहां मैं ये बता रहा हूं कि क्या किसके साथ रिएक्ट करता है, जिसके वजह से क्या क्या फॉर्म होता है,
यही एक केमिकल इक्वेशन है बाबू, सिंपली समझोगे तो। लेकिन जब तक मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्या क्या रिएक्ट कर रहा है और उससे क्या बन रहा है या क्या क्या बन रहा है, तो ये सिर्फ एक स्केलेटल इक्वेशन है। क्यों? समझाता हूं, समझो। अभी पहले समझ लो कि ये हमारा केमिकल इक्वेशंस क्या है। तो कहता है शॉर्ट हैंड, यानी कि शॉर्टकट तरीके से जब सिंबल्स और फॉर्मूलाज की मदद से एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग यूज किसका करते हैं, हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को शो करते हैं उनका फॉर्मूला लिख करके, बीच में प्लस और रिएक्शन के डायरेक्शन को शो करने के लिए एरो कर देते हैं, एंड लास्टली केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस कर देते हैं तब हमें एक एक्चुअल केमिकल इक्वेशन मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं तो भाई स्टेटमेंट में ये कह सकता हूं ना कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। अब देखो, जिस बात को मैंने एक लाइन में लिखा है ना, या फिर 2 लाइन में लिखा या इतना लंबा करके लिखा, ये तो मैं 3 अल्फाबेट्स में या 4 अल्फाबेट्स में खत्म कर सकता था। कैसे? हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2 और बनेगा H2O। अब कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे होंगे कि सर H ही तो हाइड्रोजन है, फिर H2 क्यों? और O ही तो ऑक्सीजन है, फिर O2 क्यों? रिएक्शन में H प्लस O कर सकते थे हम लोग, फिर बैलेंस कर सकते थे। लेकिन समझो, जब भी कोई रिएक्शन होता है बच्चों, जब भी कोई रिएक्शन होगा, जब भी आप कोई रिएक्शन कराओगे, तो किनके किनके बीच में कराओगे? जो आपको मिलेगा आप उनके बीच में कराओगे। अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना ही है तो आप हाइड्रोजन ढूंढने निकलोगे और ऑक्सीजन ढूंढने निकलोगे। जब ढूंढने निकलोगे तो आपको हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे आसपास। सेम गोज फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का और भी फॉर्म्स है, लाइक O3 है, ठीक है, लेकिन वो तो हायर अल्टीट्यूड्स में मिलता है, हमारे एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर मिलता है। हमारे ग्राउंड लेवल पे तो O2 ही अवेलेबल है। तो हम जो रिएक्शन देखेंगे वो तो यही ना होगा, H2 प्लस O2। जहां वाटर क्या होगा, तो मुझे मालूम है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो H और O, H का वैलेंसी 1, O का वैलेंसी 2, ये 2 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, तो फॉर्मूला H2O बनेगा। यानी कि फॉर्मूला क्या होगा वो मैं ये और ये देख के नहीं अंदाजा लगाऊंगा कि क्या बन रहा है आगे। अगर मुझे पता है कि वाटर बन रहा है तो फिर मैं देखूंगा कि जो इन्वॉल्व एटम्स है, जो रिएक्ट कर रहा है, उस पर क्रिस क्रॉस मेथड लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है जो ये रिएक्ट करके देगा। समझ रहे हो बात? वेरी गुड। अब इसी को देखो मैंने कैसे शॉर्ट में दिखा दिया। तो ये जो चीज दिख रही है इसमें आपको दिख रहा है प्लस का एरो का मैंने यूज किया, प्लस का दिखाने के लिए क्या क्या रिएक्ट कर रहा है। इस इधर साइड को, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम कहते हैं बच्चों रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। एक बात याद रखना, एक केमिकल इक्वेशन का, लेट मी ऐड अ पेज इटसेल्फ। चलो एक आइडियल केमिकल इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। अभी हमने लिया था H2 प्लस O2 से बनता था हमारा H2O। ये जो है बच्चों, ये सबसे ऊपर जो मैंने लिखा, इसे हम कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन। क्यों कहेंगे अभी तुरंत बताता हूँ, ठीक है। इसे हम कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन। चलो बहुत अच्छा। अब पहली बात तो ये कि स्केलेटल इक्वेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड, क्या है, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्यों है भाई? अनबैलेंस्ड क्यों है ये समझो। पहली बात, अगर मैं लेफ्ट साइड देखूं तो इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और राइट साइड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको? प्रोडक्ट को। ये वो लोग हैं जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ये वो लोग हैं जो रिएक्शन के बाद बन करके हमें मिला रिएक्शन के लास्ट में, ठीक है। अब इधर रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट। अब आप देखोगे रिएक्टेंट साइड H है 2 पीस, ऑक्सीजन है 2 पीस एटम के हिसाब से मैं देखूं तो, जबकि प्रोडक्ट में आप देखो हाइड्रोजन तो 2 पीस है, वेरी गुड, ये तो 2 पीस है, लेकिन अब आप ऑक्सीजन देखो तो यहाँ सिर्फ एक ही है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों साइड ऑक्सीजन बराबर नहीं है? देखो उधर में ऑक्सीजन 2 है, इधर में ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, यानी कि ये ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है तो इससे प्रॉब्लम क्या है सर? ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है तो इससे प्रॉब्लम है ये कि दुनिया में एक लॉ भी तो लगता है। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये बताता है कि ना कोई नया मास क्रिएट किया जा सकता है, ना किसी मास को मैं डिस्ट्रॉय करके खत्म कर सकता हूँ। और अगर मैं इस लॉ को मानूं तो आप ये बताओ, इधर तो 2 ऑक्सीजन था, इधर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गया कहाँ? या कह लो कि एक ऑक्सीजन गायब कहाँ हो गया? ये तो सीधे सीधे डिस्ट्रक्शन ऑफ मास है। मैं कह रहा हूं कि जिन चीजों को मैंने रिएक्ट कराया, 2 हाइड्रोजन का मास 2 एटॉमिक मास यूनिट,
दो ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2 32 एटॉमिक मास यूनिट, दोनों को मिला करके जो मुझे मिलना चाहिए था, क्या वो 38 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर नहीं होना चाहिए था? लेकिन आप देखो H2 और O अगर मैं जोड़ूं तो 2 + 16, ये तो सिर्फ 18 ही हो रहा है। कहाँ चला गया मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो तो यहाँ फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं। यही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं इसको, ये सारी चीजों को, ठीक है, जो प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया था उसे मैं सॉल्व करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? देखो ये हमारा इक्वेशन था, इस पे अगर मैं यहाँ H2O में एक कोफिशिएंट लगाना चाहूँ 2, अब ये कोफिशिएंट जो H2O से पहले लगा ये इससे भी मल्टीप्लाइड हो गया। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन था, यानी इन टोटल अब मैं देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन कितना है? 4 है। और ये जो एक ऑक्सीजन था अब ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या अब मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया दोनों साइड? हो गया। अच्छा, लेकिन ये बताओ, अब तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 ही है, क्या मैं एक और 2 यहाँ लगा सकता हूँ? तो देखो 2 2 लगा देने से अब मैं जब देखूंगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होने लगा। इसी वजह से एक किसी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। आपने ये भी देखा कि कैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड में हमारा प्रोडक्ट होता है, और आपने फिर ये भी समझा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाम का एक टॉपिक है जिसके वजह से हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, वरना इक्वेशंस फंडामेंटली रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ रही? चलो वेरी गुड, यहाँ तक बात समझ आ रही। हाँ जी, तो अभी सबसे पहले तो मुझे आज के लेक्चर में ये पता चल गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये भी हम लोग समझ गए। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि आगे बढ़े तो हमने ये भी सीख लिया केमिकल इक्वेशंस का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब जरा वो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो मैं बता रहा था, आपको मैंने यही तो बताया था अभी कि मास बनाया नहीं जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट मीन्स अगर मैं इस बात को मानूं तो मुझे क्या मानना होगा कि रिएक्टेंट का मास हमेशा जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा उसके मास के इक्वल होगा। इन शॉर्ट समझो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने से पहले मैं इसका मास निकाल लेता हूँ, और सपोज करो कि इसका टोटल मास जो है वो इसका प्लस इसका x आया, तो अब मैं सीधा सीधा मान लूंगा कि क्योंकि रिएक्शन के बाद सिर्फ यही बन रहा है और तो कुछ नहीं बन रहा है, यानी कि जो भी रिएक्टिंग रिएक्टेंट्स जो भी था वो सब सब कंबाइन होकर इसी फॉर्म में आ गया है। और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, सारे एलिमेंट सारे एटम्स को गिनेंगे तो अब मैं सीधा कह सकता हूँ कि अगर इसका मास x है तो इसका मास भी क्या आएगा? टोटल मास x आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास क्या होता है? इक्वल होता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलो वेरी गुड भाई, यहाँ तक अगर समझ आ रहा तो आपने ये भी सीख लिया है कि एक केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसमें कैसे यूज होता है। वेरी गुड। अब आई थिंक अगर मैं और इसको आगे स्ट्रेच करूँ तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है दैट इज बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग ही एक लंबा टॉपिक है बच्चों। वो बैलेंसिंग जो है वो अगर एक बार हम लोग समझ गए तो बैलेंसिंग के बाद आगे बस गिना चुना एक दो टॉपिक है जहां हम लोग ये बात करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी होगा। मैं आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स का नेम देकर छोड़ देता हूं जिसका कि आपको क्या बनाना पड़ेगा? फॉर्मूलाज बनाना पड़ेगा, ठीक है। कौन से मेथड से? क्रिस क्रॉस मेथड से। यहाँ तक क्लियर है? चलो भाई, फॉर्मूलाज का मैं नाम लिख लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और आज का लेक्चर हम लोग यहाँ खत्म करेंगे और कल अगले लेक्चर में बोले तो मिलेंगे हम लोग, ताकि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को समझ सके। चलो भाई, क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? बैलेंस द, नहीं बैलेंस नहीं, राइट द फॉर्मूला ऑफ। बैलेंसिंग तो अभी मैंने बताया ही नहीं है, बैलेंसिंग पे आएंगे हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। राइट द फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। किसका किसका फॉर्मूला लिखना है बच्चों? सबसे पहले आपको लिखना है सोडियम कार्बोनेट। मैं तो फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। देखो केमिस्ट्री कितनी ऐसी चीज है कि अगर आपको आदत पड़ जाए तो आप फिर सोचोगे नाम किसी एलिमेंट का और आपके हाथ से फॉर्मूला निकलेगा। जैसे अभी मेरे साथ हो रहा था, मैंने सोडियम कार्बोनेट का ऑटोमेटिकली हाथ चल रहा था सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूला के लिए।
सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट हो गया, कैल्शियम सल्फेट सेकंड हो गया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड लास्ट एक और। ये 4 प्रैक्टिस करोगे, वैलेंसी टेबल याद करोगे, देन हम लोग फिर केमिकल इक्वेशंस पर आएंगे। हम लोग सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन नहीं देखेंगे, ये मत सोचना कि सिर्फ बैलेंसिंग सीखेंगे। ट्राई करेंगे हम लोग ये भी देखें कि कोई इनकम्प्लीट रिएक्शन है तो उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, इसका भी 1-2 प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं, हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन क्लोराइड ही कर लेना, देखें, चलो ठीक। ये 4 क्वेश्चंस इसको कर लेना भाई, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में ताकि सीख सके क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक कोई इशू नहीं, तो आज का क्लास मैं यहाँ खत्म करूँ, हाँ भाई खत्म करता हूँ, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।